हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट के बारे में। मनी एंड बैंकिंग के इस फर्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मनी होता क्या है, मनी की इन्वेंशन कैसे की गई, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं, बार्टर सिस्टम को क्यों रिप्लेस किया गया और मनी को क्यों इन्वेंट किया गया, सीसी इकोनॉमी क्या होती है, मनी की फॉर्म्स क्या होती हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज के इस फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। सो चलिए मनी एंड बैंकिंग के इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमी में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी सेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की और प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन फैक्टर सर्विसेज में बेसिकली हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये सब काउंट करते हैं। यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर पाता है, अदरवाइज वो प्रोडक्शन कर ही ना पाए, क्योंकि अगर उसके पास लैंड नहीं होगा, काम करने के लिए कारीगर यानी लेबर नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगी, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में किसको दी जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर को। इसका मतलब इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक नेचर के ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें हमें वैल्यूज एक्सचेंज करनी होती है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अगर ये सब दिया है तो फ्री में तो दिया नहीं होगा। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। और सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दिए, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ये सब फ्री में तो करेगा नहीं। तो इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एक इकोनॉमी में बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सब मिलकर ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन ट्रांजैक्शन में एक बेसिक और कॉमन पॉइंट क्या है? समथिंग इन रिटर्न। बिना किसी बेनिफिट के कोई भी काम नहीं करता है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो बदले में वो कुछ ना कुछ मांगेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव करेगा। सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी कुछ मांगेगा, समथिंग इन रिटर्न। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार वो समथिंग इन रिटर्न है क्या और क्या हो सकता है। समथिंग इन रिटर्न क्या हो सकता है? बेसिकली समथिंग इन रिटर्न कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड हो, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सके, जिसको कोई मना ना करे। एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता। और वो क्या है?
मनी। यानी इन शॉर्ट मनी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं और उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बेस प्रोवाइड करने के लिए, समथिंग इन रिटर्न के लिए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को यूज किया जाता है। यानी अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड देगा इस्तेमाल करने के लिए, तो वो बदले में लैंड का किराया वसूल करेगा ना, रेंट। अगर वो लेबर देगा तो लेबर के बदले में वो वेजेस चार्ज करेगा ना। अगर वो कैपिटल देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप देगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करेगा। यानी इन शॉर्ट एक इकोनॉमी जो है उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं और उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमनली एक्सेप्ट की जा सकती है। और वो क्या हो सकती है? ऑब्वियसली मनी। सो मनी की इन्वेंशन क्यों की गई? क्योंकि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बेस प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए, एज अ समथिंग इन रिटर्न, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट मनी को इन्वेंट किया गया। सो इन शॉर्ट सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, आखिरकार मनी है क्या? सो यहां पर कंसंट्रेट करिए। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट which is commonly accepted by all as a medium of exchange। यहां पर 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। पहला, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा पेपर मटेरियल है या फिर एक हार्ड मटेरियल है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। कॉमनली एक्सेप्टेड मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है और कोई उसको मना नहीं करता। लेकिन वो एक्सेप्ट किया क्यों जाता है? फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मनी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है वैल्यूज को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कार परचेज करनी है तो आपको तो कार मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? मनी। सो मनी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आपने पैसा दिया और आपको कार मिल गई, तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है। अब मनी की जो करेंसी फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे इंडिया में रुपीज, अमेरिका में डॉलर्स, ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये कॉमनली एक्सेप्टेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं मनी इज द मोस्ट लिक्विड। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स इन द सेंस दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर कमोडिटीज वेरी इजीली। जो मनी है ना वो मोस्ट लिक्विड एसेट होती है। मोस्ट लिक्विड मतलब एक ऐसी एसेट जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। मोस्ट लिक्विड यानी रेडी इन कैश, ऑलरेडी अवेलेबल इन कैश। सो मनी की इन्वेंशन क्यों की गई? ताकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। जो समथिंग इन रिटर्न हमें वैल्यू चाहिए वो किसने दूर की? मनी ने। सो मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको कोई मना नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ मनी, यानी मनी की इन्वेंशन कैसे कैसे और कब हुई, अगर हम डेट की डिमांड यहां पर रखें कि कौन से टाइम पीरियड में मनी की इन्वेंशन की गई थी, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, इकोनॉमिक्स है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मनी की इन्वेंशन कैसे हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा राजा महाराजा के जमाने होते थे, उस टाइम पर
मेटल क्वाइंस की इन्वेंशन की गई थी। सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस यूज किए जाते थे जिनको अशरफियां कहा जाता था, फिर धीरे धीरे सिल्वर क्वाइंस और फिर अलॉय मेटल्स, स्टील क्वाइंस। बाद में पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ जो अभी भी चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और उसके बाद प्लास्टिक मनी। पेपर मनी में क्या आता है? पेपर करेंसी, जैसे 10 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज, 50, 100, 200, 500 एंड 5000, सॉरी 2000। तो ये सारी वैल्यूज आपके पेपर मनी में काउंट की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम प्लास्टिक मनी की बात करें तो जो आज का जमाना है वो प्लास्टिक मनी का ही तो है। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स जो बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। हम इसमें ई वॉलेट्स भी काउंट कर सकते हैं। सो इवैल्यूएशन ऑफ मनी में आपने सिर्फ इतना बताना है कि मनी की इन्वेंशन कब और कैसे स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मेटल क्वाइंस में गोल्ड, सिल्वर, एलॉय मेटल्स, उसके बाद पेपर मनी एंड देन प्लास्टिक मनी। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे कि आपको पता है कि मनी की इन्वेंशन बिगिनिंग से नहीं है, जब से इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जब से इंसान, जब से ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या तब से मनी को यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ऑब्वियसली नहीं। मनी की इन्वेंशन तो कुछ देर पहले ही हुई है, कुछ डिकेड्स पहले या फिर कुछ सेंचुरी पहले। लेकिन उससे पहले जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोग क्या यूज करते थे? गुड्स। आपको पता होना चाहिए कि जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इस पर्सन को वीट चाहिए, इस पर्सन को वीट चाहिए, इसके पास वीट नहीं है, लेकिन इसके पास क्लोथ्स हैं, इसके पास कपड़े बहुत सारे हैं। दूसरी तरफ ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास वीट बहुत सारी है लेकिन इसके पास क्लोथ्स नहीं है ज्यादा, तो इसको क्लोथ्स चाहिए। तो क्या ये एक्सचेंज सक्सेसफुल हो सकता है? ऑब्वियसली। इस बंदे के पास वीट है, ये इसको वीट सप्लाई करेगा, और इस बंदे के पास क्लोथ्स हैं, बदले में ये क्लोथ्स दे देगा। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो काउंट नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। अब देखो, ये बंदे को वीट चाहिए थे, इसको वीट मिल गई, इसको क्लोथ्स चाहिए थे, इसको क्लोथ्स मिल गए, सो दोनों का एक्सचेंज सक्सेसफुल हो गया। दैट इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। सो जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं उनको हम बार्टर सिस्टम में काउंट करते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज फॉलोड। जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी उस टाइम पर दुनिया तो एग्जिस्ट करते थी ना, ह्यूमन बीइंग्स तो एग्जिस्ट करते ही थे और उनकी जरूरतें तो थी। अब वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। सो इट इज अ सिस्टम इन विच commodities are exchanged for commodities, goods are exchanged for goods. ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सीसी इकोनॉमी। क्या होता है? अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल सेट कर देते हैं। मान लो इंडिया में अभी भी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती हैं, कमोडिटी के बदले में कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती हैं। सो क्योंकि इंडिया में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इंडिया में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं जिसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? इंडिया में कमोडिटी के बदले में कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती हैं, इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे?
इंडियन इकोनॉमी को हम बोलेंगे सीसी इकोनॉमी। यानी इन शॉर्ट, जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम फॉलो होता है उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि चाइना में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती हैं, तो ये जो सिस्टम फॉलो हो रहा है उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? सीसी इकोनॉमी, क्योंकि जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती हैं उसको हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो सीसी इकोनॉमी का मीनिंग यहां पर दे रखा है। सीसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच commodities are exchanged for commodities, that is goods are exchanged for goods। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी कंट्री जहां पर बार्टर सिस्टम फॉलो होता है, जहां पर लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं। बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि भाई बार्टर सिस्टम खत्म क्यों किया गया, क्यों मनी को इन्वेंट किया गया, बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जो उसको खत्म करना पड़ा। सो ये हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स दे रखे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। रीजन नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम में लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, तो ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता था जो उसकी जरूरत पूरी कर दे और बदले में वो सामने वाले की जरूरत पूरी कर दे, यानी दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो जाएं, ऐसा पर्सन हमें ढूंढना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो पर्सन है इसके पास वीट है, इसको राइस चाहिए, इसके पास राइस नहीं है। दूसरी तरफ सामने एक ऐसा पर्सन है जिसके पास राइस है, वीट है, इसको क्लोथ चाहिए, क्लोथ्स, इसके पास क्लोथ्स नहीं है। तो क्या ए और बी के बीच में बार्टर सिस्टम जैसी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि देखो इसको राइस चाहिए, बी के पास राइस है, बी इसको राइस दे सकता है, लेकिन बदले में ए बी को क्या देगा? क्या देगा ये? भाई बी के पास तो वीट है, राइस भी है, तो फिर ए बी को क्या प्रोवाइड करेगा? यानी एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि बी के पास वो सब कुछ है। एक एक्सचेंज तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की जरूरत पूरी करें। तो सबसे बड़ी कमी क्या थी बार्टर सिस्टम में? सबसे बड़ी कमी यह थी कि हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता था जो हमारी जरूरत पूरी कर दे और हम उसकी जरूरत पूरी कर दें। तो इसीलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ऐसा बंदा ढूंढना, कोइंसिडेंस की बात होती थी, गलती से मिल जाए, बाय चांस अगर वो पर्सन मिल जाए तो लक है, अगर नहीं मिला तो मुसीबत है। बाय चांस अगर ऐसा पर्सन मिल जाए तो वो हमारा लक है, अगर नहीं मिला तो वो हमारी मुसीबत है, क्योंकि हमें ऐसा बंदा ढूंढना ही पड़ेगा अगर हमें एक्सचेंज सक्सेसफुल करना है। सो बार्टर सिस्टम इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जैसी प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती थी, यानी एक ऐसा पर्सन ढूंढना जो हमारी और हम उसकी जरूरत पूरी कर दें। यानी इन शॉर्ट, अगर ये एक दूसरे की जरूरत सक्सेसफुली पूरी कर सकते हैं तभी एक्सचेंज सक्सेसफुल हो पाता था, अदरवाइज नहीं हो पाता था। ऐसे ही सेकेंड ड्रॉबैक हमारे पास है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब क्योंकि बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, तो इसलिए वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे अगर मैं कहूं एक तरफ हमने रख दी प्रॉपर्टी यानी कि घर और दूसरी तरफ हमने रख दी कार। अब देखा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और कार की वैल्यू लो है। ये तो अभी हमें पता है ना, हमारे पास मनी है
और मनी की हेल्प से हम घर की वैल्यू और कार की वैल्यू पता लगा सकते हैं। लेकिन जब मनी नहीं होती थी, क्या तब ये वैल्यू पता लगाई जा सकती थी कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, घर की वैल्यू ज्यादा है या कार की वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली नहीं। तो सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, कि बार्टर सिस्टम में हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं होता था जिसकी हेल्प से हम कमोडिटीज की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। हमें नहीं पता चलता था कि हाउस की वैल्यू कितनी है और कार की वैल्यू कितनी है, जिसकी वजह से अगर एक्सचेंज होता था तो किसी पार्टी को बेनिफिट और किसी को नुकसान हो जाता था। अब जैसे जिस पार्टी को घर मिलेगा उसको तो बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि घर की वैल्यू ज्यादा है, और जिस पर्सन को कार मिलेगी उसका लॉस हो जाएगा क्योंकि कार की वैल्यू कम है। तो सबसे बड़ा और दूसरे नंबर का ड्रॉबैक क्या है बार्टर सिस्टम में, कि हम कमोडिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस ज्यादा है, कम है, हाई है, लो है, मीडियम है, पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। सो इसलिए बार्टर सिस्टम को हटाया गया। नेक्स्ट रीजन हमारे पास है लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसकी हम डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी की कुछ पेमेंट्स हम ईएमआई में पे करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट्स में। यानी हम हायर परचेज कर सकते हैं। 50,000 का प्रोडक्ट है, 15,000 रुपए डाउन पेमेंट करो, बाकी जो 35,000 की है वो किश्तें बना दो, इंटरेस्ट बना दो, इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग हम पे कर देंगे। ये आज हो सकता है क्योंकि मनी इन्वेंट हो चुकी है। लेकिन जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, क्या तब ये पॉसिबल था? ऑब्वियसली नहीं। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी साइमल्टेनियसली, यानी दोनों को एक साथ एक्सचेंज किया जाता था। हम ये नहीं कह सकते थे कि आप हमें राइस दे दो, हम व्हीट आपको हर महीने की इंस्टॉलमेंट में 2-2 महीने के बाद देते जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई तब तक तो व्हीट खराब हो जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी। सो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा और तीसरे नंबर का ड्रॉबैक क्या है कि बार्टर सिस्टम में अगर हम चाहें तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरी शर्ट है या फिर टी शर्ट है, इसकी एक बाजू आप आज ले जाओ, एक बाजू कल ले जाओ, परसों इसका कॉलर ले जाना, फिर इसके बटन्स ले जाना और फिर इसकी पॉकेट ले जाना, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में क्या मैं आपको एक्सचेंज करके दे सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं। तो इंस्टॉलमेंट्स में एक्सचेंज करना, फ्यूचर पेमेंट्स करना, ये थोड़ा या फिर कह लीजिए बहुत डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम में, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ रीजन, लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखो, अगर हम मनी की बात करें तो मनी इन्वेंट हो चुकी है आज, और हम अपनी मनी को अपने बैंक अकाउंट्स में सेव कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्टोरेज मतलब सेविंग और ट्रांसफर मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बैंक के पास जाओ, अकाउंट नंबर बताओ और आपके दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम ये पॉसिबल था? ऑब्वियसली नहीं। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती है। अगर हम वेट को स्टोर करना चाहें तो उसकी स्टोरेज तो पॉसिबल है, लेकिन भाई उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा। और अगर हम स्टोर करेंगे तो भाई व्हीट खराब भी तो हो सकती है, जबकि मनी स्टोर करोगे तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी और खराब भी नहीं होगी। और व्हीट जो कि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज की जाती थी, उसको हम स्टोर तो कर सकते हैं नो डाउट, वेयर हाउस में, गोडाउन में, लेकिन भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो बियर करनी पड़ेगी और वो खराब भी हो सकती है। दूसरी तरफ मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में अगर हमें वेट ट्रांसफर करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन इस सिचुएशन में हमें
एक्स्ट्रा ट्रांसफर की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वेट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किराया हमें देना पड़ेगा जो भी हम व्हीकल यूज करेंगे, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसका नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, खराब हो सकती है आपकी वेट। सो इन शॉर्ट, बार्टर सिस्टम का फोर्थ और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? बार्टर सिस्टम में हम अपनी गुड्स को स्टोर और ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन इससे एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी और खराब होने का खतरा बढ़ेगा। सो ये 4 रीजन थे जिसके कारण बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया और मनी को इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ मनी, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है। फर्दर स्टार्ट करने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करेंगे जल्दी से जल्दी और लेक्चर्स के वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है फेट एंड फिड्यूशरी मनी। फेट मनी मतलब एक ऐसी मनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी की गई है। बेसिकली फेट मनी को हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। ये लीगल टेंडर मनी होती है, यानी ये एक ऐसी मनी है जो आरबीआई के द्वारा प्रिंट की गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी गारंटी दी गई है। ये 2 तरह की होती है, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर यानी नोट्स। सो फेट मनी, इसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड है और आरबीआई के द्वारा प्रिंट की गई है। इसमें कॉइन्स आते हैं और कॉइन्स को हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। कॉइन को हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉइन्स की यूसेज जो है ना वो लिमिटेड है। हम कॉइन्स को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू में भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि आपको 10 करोड़ का बंगलो परचेज करना है तो आप 10 करोड़ में क्या कॉइन्स में पेमेंट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए कॉइन्स लीगल जरूर है, लेकिन ये लिमिटेड टेंडर मनी है। दूसरी तरफ जो नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती हैं, क्योंकि पेपर को या फिर नोट्स को हम अनलिमिटेड वैल्यू में यूज कर सकते हैं फॉर एनी पेमेंट। सो फेट मनी एक लीगल टेंडर मनी है जिसकी ऑथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंटिंग आरबीआई के द्वारा की जाती है। ये एक ऐसी मनी होती है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो कॉइन्स में या नोट्स में तो आप पेमेंट कर सकते हो, और ये ऐसी मनी है जिसको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि ये लीगल है। दूसरी तरफ हमारे पास आती है फिड्यूशरी मनी। अब फिड्यूशरी मनी एक ऐसी मनी है जो कि लीगल टेंडर मनी के जस्ट ऑपोजिट है। लीगल टेंडर मनी तो वो मनी होती है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज की जाती है, आरबीआई के द्वारा प्रिंट की जाती है, जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। फिड्यूशरी मनी इसके ऑपोजिट है। फिड्यूशरी मनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं होती, इसकी प्रिंटिंग आरबीआई के द्वारा नहीं की जाती और इसको लेने से कोई भी मना कर सकता है। बेसिकली फिड्यूशरी मनी जो होती है ना वो ट्रस्ट बेस्ड मनी होती है। ट्रस्ट बिटवीन दी पेयर एंड पे। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पर। फिड्यूशरी मनी जो है वो एक ट्रस्ट बेस्ड मनी है। यानी कि ये 2 पर्सन्स के बीच की बात है। जैसे मान लो एक ये है और एक बी है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने बी को पैसे देने हैं, अगर वो पेपर करेंसी पे करते हैं तब तो वो फेट मनी आ जाएगी, लेकिन अगर ए बी को चेक देता है तो ये फिड्यूशरी मनी है, क्योंकि चेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं होते, आरबीआई के द्वारा प्रिंट नहीं किए जाते।
ये ए और बी के बीच की बात है। मतलब ए ने बी को चेक दिया और बी चेक के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बी चेक के ऊपर विश्वास कर रहा है और मान रहा है कि ये चेक से मेरे को पेमेंट मिल जाएगी। सो ए ने बी को चेक दे दिया और ये जो चेक है वो फिड्यूशरी मनी है, ट्रस्ट बेस्ड मनी है। अगर बी चाहे, ध्यान से सुनना, अगर बी चाहे तो इस चेक को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, क्योंकि चेक लीगल मनी नहीं है, ये ट्रस्ट बेस्ड मनी है। लेकिन फिर भी अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको प्रॉमिस किया जाएगा ए के द्वारा कि आपको टाइम पर पेमेंट मिल जाएगी। इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया जाएगा, बी इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? क्योंकि ये जो चेक सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम के अंडर आता है और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। सो इसलिए बी इस चेक के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकता है। सो इन शॉर्ट, फिड्यूशरी मनी जो है वो लीगल टेंडर मनी नहीं होती, ये ट्रस्ट बेस्ड मनी होती है जिसमें दो पर्संस एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मनी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और अगर चाहें तो मना भी कर सकते हैं। सो फेट एंड फिड्यूशरी मनी। ऐसे ही लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको दो टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मनी वैल्यू, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड हमारे पास है कमोडिटी वैल्यू। हम बात करते हैं 10 रुपीज के नोट की। आपके पास 10 रुपीज का नोट है, उस 10 रुपीज के नोट की दो वैल्यूज हैं, एक है उसकी मनी वैल्यू और एक है उसकी कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो वैल्यू उस नोट के ऊपर लिख रखी है। तो आपके पास 10 रुपए का नोट है, उसके ऊपर 10 रुपए लिख रखा है, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। दूसरी तरफ उस 10 रुपए के नोट की कमोडिटी वैल्यू भी होती है। अब कमोडिटी वैल्यू क्या होता है? जिस प्राइस पे ये 10 रुपए का नोट बनकर तैयार हुआ है उसको बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। अब देखो, गवर्नमेंट ने इस नोट को प्रिंट करवाया होगा तो इंक लगी होगी, पेपर मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, तो इस नोट को बनाने के लिए खर्चा किया होगा ना गवर्नमेंट ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी वैल्यू। और हम इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल वैल्यू, यानी कितने रुपए का ये बनकर तैयार हुआ है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 10, 10 रुपए का नोट 10 रुपए में बनके तैयार हुआ है। सो अगर फेस वैल्यू या फिर कह लीजिए मनी वैल्यू, कह लीजिए अगर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू अगर इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मनी वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू नोट के ऊपर लिख रखी है, और कमोडिटी वैल्यू मतलब जितने रुपए में वो नोट या क्वाइन बनकर तैयार हुआ है। अगर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी वैल्यू। लेकिन अगर मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। और बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी पेपर करेंसी है ना, वो सारी क्रेडिट मनी है, क्योंकि गवर्नमेंट पेपर करेंसी को बनाने में कम खर्चा करती है। 10 रुपए के नोट को बनाने में 10 रुपए नहीं लगते हैं, 1-2 रुपए या उससे भी कम लगते होंगे। इसलिए इंडिया इकोनॉमी में जितनी भी पेपर करेंसी है, जितने भी नोट्स हैं, वो क्रेडिट मनी है, क्योंकि उसमें मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया मनी के बारे में, मनी के इन्वेंशन को लेकर, इवैल्यूएशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, सीसी इकोनॉमी, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।